हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं हूं रमेश शर्मा और आप देख रहे हैं संवाद हिंदी। दोस्तों, मेरे साथ मेरे मित्र, मेरे सहयोगी प्रेम गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। आइए चलते हैं सीधे उन्हीं के पास, उनसे बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज आप लोगों के लिए प्रेम जी कौन सी खबरें लेकर आए हैं। प्रेम जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, जय श्री राम दर्शकों को भी। प्रेम जी, आज हमारे दर्शकों के लिए क्या खबरें आप परोसने जा रहे हैं, प्लीज़ बताइए। दोस्तों, आज खबर है आर्थिक जगत की। जी हाँ। माने आर्थिक जगत में हिंदुस्तान किस हिसाब से आने वाले सालों में भाग रहा है और कितनी तरक्की करेगा, जी। उसका इस खबर से इस बात का अनुमान आप लोग लगाइए और दूसरों को भी बताइए कि भारत किस हिसाब से तरक्की कर रहा है। अभी एक छोटी सी खबर आई, आकाशा एयरलाइंस जो कि राकेश झुनझुनवाला की कंपनी है और पैसेंजर ढोने का काम करती है इंडिया में, इसका मार्केट शेयर अभी ओनली 4% है। तो आकाशा एयरलाइन ने करीब 150 एरोप्लेन खरीदने का ऑर्डर दिया है एयरबस को। इसके पहले 4-5 महीना पहले दो खबरें आई थी एक साथ। हमारा जो इंडिगो है, इंडिगो का मार्केट में कब्जा 60% है, 60% इंडिगो का है, टाटा ग्रुप की कंपनियों का 26% है और 4% आकाशा एयरलाइंस का है। तो ये सारा मिला के 90% हो जाता है, बाकी 10% अदर कंपनियों का है मिला के। तो इंडिगो करीब 500 प्लेन खरीदने का ऑर्डर एयरबस को दिया था और बोइंग को दिया था। तो और टाटा ग्रुप की जो कंपनी है एयर इंडिया, विस्टारा, ये 470 प्लेन। तो 500 प्लेन इंडिगो की, 470 एयर टाटा ग्रुप की कंपनियों की और 150 प्लेन आकाशा एयरलाइंस की। ये सारे मिलाने से 1120 प्लेन का ऑर्डर एयरबस और बोइंग को मिला के दिया गया है। तो इसमें क्या है कि कुछ प्लेन तो यूरोप में बनेगी, जैसे फ्रांस में कुछ प्लेन बनेगी, कुछ ब्रिटेन में बनेगी, कुछ अमेरिका में बनेगी। तो ये कुछ प्लेन वहाँ से इंपोर्ट होके हमारे हिंदुस्तान में आएगा। बाकी 50% से ज़्यादा प्लेन हिंदुस्तान में बनेगी। तो बोइंग का भी कारखाना इंडिया में लग रहा है, एयरबस का भी कारखाना इंडिया में लग रहा है, जो कि जैसे मोदी जी के आने के बाद से हुआ है कि जो भी हमारा इंपोर्ट आएगा तो उसका 50% या 60% या किसी किसी क्षेत्र में 40% का प्रोडक्शन इंडिया में होगा और टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये चीज़ मैंने किया गया है मोदी के आने के बाद से। तो सोचिए 1120 प्लेन आने वाले 2024 में, कुछ प्लेन आएगी 2025 में आएगी। तो 1100 एडिशनल प्लेन भारत के आकाशों में उड़ेगी। तो इससे सोचिए अभी जो ट्रैफिक में भीड़, एयर ट्रैफिक में जो भीड़ जा रहा है, अब दिल्ली एयरपोर्ट जाइए, वहाँ पे शाम का समय और सवेरे का समय में लोगों को बैठने का जगह नहीं मिलता है। कुछ लोग सीढ़ी पे बैठे होते हैं, कुछ लोग नीचे बैठते हैं, ये भीड़ रहता है। तो ये ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ये एयरलाइंस इतनी प्लेन का ऑर्डर दे रही है, क्योंकि इनको आने वाले फ्यूचर में दिखाई दे रहा है कि हमारा बिजनेस इतना बढ़ेगा। और जिस हिसाब से एयरपोर्ट वगैरह खुल रहा है, अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुल गया, बनारस इंटरनेशनल है, ये करीब करीब 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट खाली यूपी में है। तो जिस तरफ से एयर ट्रैफिक भारत के आकाश में बढ़ने वाला है और उसी हिसाब से होटल इंडस्ट्री भी बढ़ेगा। तो मैंने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भारत में एक बूम आने वाला है। तो इसी से मालूम, मैंने ये जो खबर है, मैंने लोग इस स्पेशलिस्ट लोग जो इस लाइन में हैं, वो लोग एंटीसिपेट कर रहे हैं, तभी वो लोग प्लेन का ऑर्डर दे रहे हैं कि एक बूम आने वाला है, तभी प्लेन का ऑर्डर दे रहे हैं। ये एक खबर हो गई। दूसरी खबर है कि अभी वाइब्रेंट गुजरात, जो कि गुजरात में हो रहा है, एक मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, मोदी जी ने इसे चालू किया था। इन्वेस्टर समिट वो प्रतिवर्ष करते हैं गुजरात में। तो इसमें पहले देश के ही उद्योगपति या कारोबारी वहाँ पहुँचते थे, वहाँ पे क्या इंडस्ट्री गुजरात में लगा सकते हैं, उस पर बात होती थी। अब तो इंटरनेशनली माने विदेश से भी बिजनेसमैन, जैसे एलोन मस्क हो सकता है शामिल हो, अभी कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन हो सकता है एलोन मस्क भी आए गुजरात में। तो विदेशी कारोबारी भी अब आने लगे हैं वाइब्रेंट गुजरात में। विदेशी कारोबारी आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भी
इस वाइब्रेंट गुजरात में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। जैसे अभी खबर मिला है कि यूएई के जो शेख हैं मोहम्मद बिन जायद, MBZ जिसको बोलते हैं, MBZ मोहम्मद बिन जायद, वो आ रहे हैं वाइब्रेंट गुजरात में। चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति आ रहे हैं। इस तरह से और 2-3 राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पे वाइब्रेंट गुजरात में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। और इंडिया में किस तरह वो प्लांट लगाए अपना, किस तरह गुजरात में टेक्नोलॉजी का शेयर करें, किस तरह व्यापार बढ़ाएं ताकि उनको भी फायदा हो और इंडिया में भी रोजगार उत्पन्न हो। तो इस तरह का सम्मेलन हो रहा है। तो इसमें विदेशी, पहले कारोबारी आते थे, पहले देश के कारोबारी आते थे उसमें, अब विदेशी कारोबारी आने लगे, अब विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं। तो ये अपने आप एज ए इंडियन, एक राष्ट्रभक्त इंडियन होने के हिसाब से मुझे काफ़ी गर्वित महसूस करने का अवसर देता है। और ये हर इंडियन के लिए, भारतवासी के लिए गर्व करने वाला पल है। तो इस तरह मोदी जी ने जैसे 2023 में हमें काफ़ी ऐसे क्षण दिए कि हम अपने आप को गर्वित महसूस करें। आने वाले समय में और भी इस तरह के पल आने वाले हैं। तो दोस्तों, ये 2 खबर हो गई, एक एविएशन वाला, एक वाइब्रेंट गुजरात का। दोनों ही खबरें बहुत जबरदस्त हाँ, हैं प्रेम जी। इसके अलावा और एक खबर है शर्मा जी। एक खबर आ रही है कि जैसे बड़ी बड़ी यूरोपियन कंट्रियाँ, जैसे ब्रिटेन हो गया जी, इटली हो गई, जर्मनी हो गया, और भी कंट्रियां, फ्रांस हो गया, ये हिंदुस्तान के साथ FTA साइन करना चाहती है। FTA क्या हुआ? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसमें बड़ी कंपनियां तो बड़े देश तो करना चाहते हैं, यूरोपियन जो कि विकसित डेवलप्ड कंट्री है, वो तो इंडिया के साथ FTA साइन करना ही चाहते हैं। इसके अलावा जो छोटी कंट्रियां हैं, जैसे ओमान बहुत छोटी देश है, पेरू बहुत छोटा सा देश है, ये भी भारत के साथ FTA साइन करना चाहते हैं। FTA साइन करने से क्या होगा? वहाँ पे जो भी उत्पाद उत्पन्न होगा, जो वहाँ पे प्रोडक्शन होगा, उसको भारत में आयात किया जा सकेगा। उसमें इंपोर्ट ड्यूटी या तो पूरा वेव किया हुआ रहेगा या इंपोर्ट ड्यूटी का परसेंटेज काफ़ी कम रहेगा। तो इससे क्या होगा कि उस उत्पाद को भारत में एक बाजार मिलेगा और वो चीज़ें सस्ते मिलेगी। FTA अगर हो जाता है तो वो चीज़ें जो सस्ती मिलेगी, सस्ते दरों पे भारतीय ग्राहक को उपलब्ध होगी। तो हर कंट्री अपना अपना भला देखता है। तो इसी तरह बड़े देश तो देख ही रहे हैं, तो छोटे से देश भी अपनी इंडिया के साथ FTA साइन करना चाहते हैं। अभी इंडिया के साथ FTA साइन करने के लिए हर कंट्री चाहता है। इनमें एक होड़ लगी हुई है। तो ये 3 स्टोरी थे आज के आर्थिक जगत से, जो कि हमें काफ़ी अपने आप को एक लगता है कि हम एज ए इंडियन हम ये सब कर रहे हैं और इससे काफ़ी रोजगार उत्पन्न होगा और हर क्षेत्र में, टूरिज्म में, हॉस्पिटैलिटी में इंडिया का नाम काफ़ी अच्छा होगा। लोग इंडिया को देखेंगे, जानेंगे, घूमेंगे इंडिया में, इंडिया के खाद्य ग्रहण करेंगे, इंडिया के जो डिफरेंट टाइप के जो यहाँ पे हर चीज़ मिल जाता है आपको। उत्तर से दक्षिण जाएंगे तो हर तरह के खाद्य मिलते हैं, तो उसका भी काफ़ी प्रचार प्रसार होगा। तो इंडियन फूड इंडस्ट्री को भी एक बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा इससे। निश्चित रूप से आपने जो भी खबरें सुनाई हैं काफ़ी प्रेरणादायक है भारतवासियों के लिए। ये तो खुशी का पल है भारतीयों के लिए कि भारतवासी इस तरह का इस ओकेजन का लाभ उठा सकते हैं। जी बिल्कुल। प्रेम जी, एक और खबर है, अगर आप इजाजत दें तो मैं भी आपको बताऊं। बताइए। पाकिस्तान में, आप तो जानते ही होंगे, पाकिस्तान में पोस्टपोन हो गया इलेक्शन। हाँ, ये खबर आई है कि वहाँ पे फरवरी 8 तक इलेक्शन होना चाहिए था। जी हाँ। लेकिन अब वो पोस्टपोन हो गया है। जी हाँ। और कब होगा नया तारीख आया नहीं है। जी हाँ। तो मैं बताना चाहता हूँ, वहाँ तो सारा चीज़ आर्मी कंट्रोल करती है। जी हाँ। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि उसके जो कारण भी बताए गए वो भी काफी मजेदार कारण है। आप बताइए उसके ऊपर। हाँ, वो कारण ये बताया गया कि अभी वहाँ काफी ठंडा पड़ रहा है, इसी कारण हम इलेक्शन नहीं करा सकते हैं। तो वहाँ का इलेक्शन कमीशन भी इतना जाहिल है, उसको ये नहीं पता चल पा रहा है कि कब इलेक्शन होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए। उसको अपने देश का मौसम के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। इसी कारण वो ठंडे के समय में इलेक्शन रखा, फिर उसको पोस्टपोन कर दिया। तो वास्तविकता यह है कि वहाँ हर चीज़ आर्मी द्वारा कंट्रोल होता है और आर्मी अपने हिसाब से सारी चीज़ करती है। तो उनके टाइम टेबल में कुछ आगे पीछे हो रहा होगा। अभी जैसे अगला इलेक्शन
तो हो रहा है, लेकिन कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा मैं आपको अभी से बता देता हूँ। वहाँ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बनेगा जी। क्योंकि उसको लाके सारे केस उसको हटा दिए गए हैं। नवाज सही। शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेगा। सही। और तो इनका तो एक फिक्स किया हुआ आदमी, उसको बैठाना है, हम उसको बैठाएंगे। अब फरवरी में बैठाना था, अब थोड़ा 1-2 महीना आगे करके बैठाएंगे। और किंतु क्या है प्रेम जी, कक्कड़ साहब लग रहे कि इलेक्शन कराने के लिए ही वहां बैठाया गया। एक केयर टेकिंग प्राइम मिनिस्टर का एक प्राइमरी जॉब क्या, उसको बैठाया क्यों गया था कि भाई पाकिस्तान में इलेक्शन कराओ। किंतु इस्टेब्लिशमेंट का इसके पीछे मुझको ना एक चाल नजर आ रहा है। वो वहां इलेक्शन करने देना नहीं चाहते हैं, वो पोस्टपोन कर रहे हैं, और उनको डर है इमरान खान का। नहीं, इमरान खान का डर तो है, इसीलिए इमरान खान का जो सिंबल था, जो इलेक्शन सिंबल था, बैट बल्ला जी। उसको उन्होंने हटा दिया कि नहीं, तुम्हारा ये सिंबल अब नहीं रहेगा, आगे से दूसरा सिंबल कोई चुन लो। और तो बनना नवाज शरीफ को है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट वहाँ की आर्मी चाहती है कि नवाज शरीफ बने। जी। तो नवाज शरीफ ही बनेंगे। अब वो लोग जैसे तैसे येन केन प्रकार नवाज शरीफ को बैठाएंगे, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। भले उसमें कितने आदमी का जान भी चले जाए तो उसके लिए मामूली चीज़ है उन लोगों के लिए। सही बात है। मुझे क्यों लगा ऐसा कि अगर अभी इलेक्शन कराएंगे तो इमरान खान भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और जाहिर है उनका जो पॉपुलरिटी है, इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है, और इस्टेब्लिशमेंट ये चीज़ नहीं चाहता, इसको अवॉइड करना चाहता है। और इसीलिए वो चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट कि नवाज शरीफ को बैठाने, जो कि पिछले 4 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो वो उनके हाथ का कठपुतली वो बन सकते हैं। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट ही उसको हटाया था, लेकिन इसलिए मैं बोला कि इमरान खान के डर से ही ऐसा हो पा रहा है, शायद मुझको ऐसा लग रहा है। आगे भविष्य क्या है पाकिस्तान का, पाकिस्तान में कुछ भी संभव है, ऐसा कोई इसमें कोई सोचने वाली तो बात है नहीं। हाँ, इमरान खान के डर से ही उन्होंने ये निर्णय लिया पोस्टपोन करने का। जी। अब देखिए कब करते हैं वो, लेकिन नवाज शरीफ का बैठना तय है, ये मान के चलिए आप। और उसके बाद फिर इंडिया के साथ रिलेशन कैसा रहेगा वो भी एक देखने वाला चीज़ रहेगा। हालांकि नवाज शरीफ का तो आइडिया है कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छा किया जाए। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। प्राइम मिनिस्टर बनेंगे उसके बाद ही उससे बातचीत वगैरह होगी तो होगी। नहीं, अभी जैसे आपने कहा कि उसका इच्छा है, नवाज शरीफ की इच्छा है कि वो भारत के साथ रिलेशनशिप बनाए, बट इस्टेब्लिशमेंट के हाथ का कठपुतली तो वो रहेगा। जब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगा वो नहीं कर पाता। नहीं, इस्टेब्लिशमेंट ही उनको इतना सारा वो करेगा। हाँ, इतना सारा मौका देके उसको वहां से लंदन से बुलाया है। इस्टेब्लिशमेंट के कारण ही वो आए हुए हैं, नहीं तो अगर इस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं देता तो लंदन से यहाँ आते भी नहीं। वो इसीलिए आए हैं, और उनके सारे केस हटा दिए गए, उनको लाया गया, इनके सारे केस हटाए गए, और इनको इलेक्शन लड़ने के लिए मौका दिया जा रहा है। तो ये सारा इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही हो रहा है। और पाकिस्तान में भी हम एक नए प्रकार के डेमोक्रेसी को देख रहे हैं। इस प्रकार से भी वहाँ होता है ना, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वो खाली दिखावा चल रहा है वहाँ पे। चलिए प्रेम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने, प्रेम जी आज हमारे लिए फिर रोचक खबरें लेकर आए थे। काफ़ी अच्छा उन्होंने वृतांत किया। तो आशा करते हैं भारत में आगे भी मंगल हो, मोदी जी लोगों के हित में काम करें, सरकार लोगों के हित में रहें। और इसी के साथ हम अलविदा कहते हैं। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।